तो भाइयों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं आज जो स्टार्टअप के दुनिया की रोलर कोस्टर थी। मतलब जो कंपनी इतने ऊपर गई और आज उसका नामो निशान नहीं है। एक ऐसी कंपनी जो अपने टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस टेनेंट थी। मतलब ये उनका बिजनेस मॉडल था। इसका वैल्यूएशन था $47 बिलियन। और फिर एक दिन वो बैंकरप्सी के कगार पे आ गई। ये है वीवर्क की कहानी। एक ड्रीम जो आसमान तक तो गया लेकिन फिर जमीन पे आ गिरा। तो चलो चलते हैं इस ब्लॉकबस्टर कहानी को अच्छे से सुनते हैं। तो चाय और कॉफी अपने हाथ में ले लो क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाली है ये स्टोरी भी और वीडियो भी। तो चलो हिस्ट्री के पेजेस पलटते हैं पहले और देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है और फिर कैसे कैसे नए नए मोड़ आते हैं इसमें। तो दोस्तों बात शुरू होती है 2010 से, जब न्यूयॉर्क शहर में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है सोहो। यहाँ पे दो बंदे रहते हैं, एक का नाम था एडम न्यूमैन और दूसरे का नाम था मिगेल मैकेल्बी। इन्होंने एक छोटा सा ऑफिस खोला और इसका नाम रखा था वीवर्क। तो आइडिया क्या था? देखो आइडिया बहुत ही सिंपल था लेकिन रिवोल्यूशनरी था। लोगों को एक ऐसा स्पेस देना, मतलब लोगों को एक ऐसी जगह देना जहाँ लोग काम कर सके, जैसे कि फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनीज एक साथ काम कर सके विदाउट द हेडेक ऑफ लॉन्ग टर्म लीसेस। तो इन्होंने ऑफिस को इस तरह से डिजाइन किया जहां थोड़ी सी कूल वाइब्स, फ्री कॉफी और पिंग पोंग टेबल्स जैसे फैसिलिटीज दी थी। ये वो टाइम था जब शेयरिंग इकोनॉमी का क्रेज चल रहा था। एयरबीएनबी अपना घर रेंट पे दे रहा था, उबर अपनी गाड़ी शेयर कर रहा था। तो वीवर्क क्या कर रहा था भाई? वीवर्क अपना ऑफिस स्पेस शेयर करने का प्लान बना रहा था। तो एडम न्यूमैन एक ऐसा बंदा था जिसका विजन बहुत ही बड़ा था। इसको ना सिर्फ ऑफिस स्पेस देना था बल्कि एक कम्युनिटी बनानी थी जहां हर कोई लोग ऑफिस से काम कर सके। तो आपको थोड़ा बहुत फिल्मी लग रहा होगा लेकिन नहीं भाई, लेकिन ये विजन इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन वीवर्क का मॉडल क्या था? तो देखो वीवर्क का जो मॉडल था ना वो बहुत ही सिंपल था। लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी लेना है उनकी लीसेस पे, लॉन्ग टाइम लीसेस पे, और उनको अपनी तरीके से डिजाइन करके उनको रेंट पे देना है और उन स्पेसेस को फंकी मॉडर्न ऑफिसेस में कन्वर्ट करना था उनको, और फिर छोटे छोटे स्टार्टअप्स या फ्रीलांसर को शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पे देना। और उनमें ये कुछ फैसिलिटीज भी रखते थे जैसे कि फ्री बियर, कोम्बुचा, योगा रूम्स जैसी सर्विसेज देते थे। और एक इन्होंने यहाँ पे एक ऐसी वाइब क्रिएट करती थी जो लोग बोलते थे कि यहाँ काम करो और कूल बनो। तो 2011 तक वीवर्क सैन फ्रांसिस्को में भी पहुंच गया और 2014 में लंदन और इजराइल तक एक्सपैंड कर लिया। और इसके अब मेंबर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, 450 से लेके 15,000 तक सिर्फ कुछ ही सालों में इनके कस्टमर्स बन गए। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था। वीवर्क को पैसा चाहिए था और ढेर सारा पैसा, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं। तो अब एंटर करता है सॉफ्ट बैंक और सॉफ्ट बैंक का बॉस। इस बॉस का नाम था मासायोशी सन। अब ये बंदा एक विजनरी इन्वेस्टर था और उसने वीवर्क में पोटेंशियल देखा। तो 2017 में सॉफ्ट बैंक ने वीवर्क में $3.1 बिलियन डाल दिए और कंपनी की वैल्यूएशन हो गई $20 बिलियन और 2019 तक $47 बिलियन हो गई। तो सोचो एक कंपनी जो सिर्फ ऑफिस रेंट करती थी उसकी वैल्यू इतनी थी कि वो अमेरिका का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया। तो एडम न्यूमैन का कहना था कि हम सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं दे रहे हैं, हम एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। वीवर्क इज अबाउट कम्युनिटी, कनेक्शन और एक नई तरह का वर्क कल्चर। लेकिन दोस्तों जब बात इतनी बड़ी हो जाती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होती है और यहाँ से शुरू होती है वीवर्क की असली कहानी। तो वीवर्क का जो क्रेज है वो बढ़ता गया। न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से सिंगापुर, सिंगापुर से शंघाई, हर जगह वीवर्क के ऑफिसेस खुल रहे थे। अब 2018 तक आते आते वीवर्क मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट ऑफिस टेनेंट बन गया विथ 5.3 मिलियन स्क्वायर फीट का स्पेस। लंदन और वाशिंगटन डीसी में भी टॉप टेनेंट था। हर जगह वीवर्क के ऑफिसेज में एक ही वाइब थी, स्लीक फर्नीचर, नियॉन साइंस और फ्री कोल्ड ब्रू कॉफी। लोग बोलते थे ये तो ऑफिस नहीं एक लाइफस्टाइल है। इवन जो लोग बैंगलोर, हैदराबाद के आईटी में काम करते हैं उन्होंने बहुत जगह वीवर्क के साइन बोर्ड देखा होगा किसी न किसी बिल्डिंग पर। अब एडम न्यूमैन का जो करिश्मा था वो भी बहुत कमाल था। वो खुद एक रॉक स्टार था जिसके लंबे बाल, एनर्जेटिक स्पीचेस और एक विजन जो इन्वेस्टर को हाइप्नोटाइज कर देता था। उसने वीवर्क को एक टेक कंपनी के रूप में पिच किया जैसे कि उबर या एयरबीएनबी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वीवर्क एक रियल एस्टेट कंपनी थी जो लॉन्ग टर्म लीसेस पे ऑफिस स्पेस लेती थी और शॉर्ट टर्म पे रेंट करती थी। टेक कंपनी का टेक था लेकिन असली काम तो प्रॉपर्टी का ही था। अब इन्वेस्टर्स भी इस हाइप में डूब गए। जो सॉफ्ट बैंक का बॉस था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसने और भी पैसे डाले। अब टोटल $10 बिलियन से ज्यादा इसने पैसे डाल चुका था
और गोल्डमैन सैच्स, ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन चेस सब लाइन में थे वीवर्क में पैसा डालने के लिए। और वीवर्क ने 12.8 बिलियन डॉलर्स रेस किए ओवर द ईयर्स। और अब तक के एडम न्यूमैन एक सेलिब्रिटी बन चुका था। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी होम्स और एक लाइफस्टाइल जो बॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं था। लेकिन जितना आपको आसान लग रहा है ये इतना आसान भी नहीं था। वीवर्क के पास एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग और कह लो एक प्रॉब्लम थी कि भाई पैसे कमाए कैसे। और इन्वेस्टर भी बोलते थे एडम का विजन है वर्ल्ड डोमिनेशन का, वीवर्क हर सिटी में होगा, हर ऑफिस में होगा, ये फ्यूचर है। और सोचते हुए इन्वेस्टर्स पैसे डाले जा रहे थे। लेकिन दोस्तों फ्यूचर के सपने दिखाना आसान है, लेकिन असलियत में पैसे बनाने के लिए सॉलिड बिजनेस मॉडल चाहिए। वीवर्क का मॉडल रिस्की था। वो 15 साल के लीजेस साइन करता था लैंडलॉर्ड्स के साथ, लेकिन उनका रेवेन्यू आता था शॉर्ट टर्म रेंटल से। अगर टेनेंट्स नहीं मिलते तो लॉस उनका ही होगा और वीवर्क लॉसेज में डूबता गया। 2018 में 1.9 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ उनको और 2019 के फर्स्ट हाफ में 690 मिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। फिर भी एडम बोलता था हम वर्ल्ड को चेंज कर देंगे। तो अब आता है वीवर्क का 2019 और ये साल वीवर्क के लिए मेक और ब्रेक का ईयर था। तो एडम न्यूमैन का प्लान था कि वीवर्क को एक पब्लिक कंपनी बना दे आईपीओ के थ्रू। अगस्त 2019 में वीवर्क ने अपना S1 डॉक्यूमेंट फाइल किया जिसमें उसकी फाइनेंशियल सबके सामने आई और यहाँ से शुरू हुआ ड्रामा। इन्वेस्टर्स ने देखा कि वीवर्क के पास बिलियंस का लॉस है और प्रॉफिट्स का कोई सिग्नेचर नहीं है। ऊपर से एडम न्यूमैन के मैनेजमेंट स्टाइल पे सवाल उठने लगे। S1 डॉक्यूमेंट ने दिखाया कि एडम ने कंपनी के साथ कुछ क्वेश्चनेबल डील्स किए थे। फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज वीवर्क को रेंट पे दी और करोड़ कमा लिए। ऊपर से उसकी वाइफ रेबेका न्यूमैन का रोल भी कंट्रोवर्शियल था। वो कंपनी के स्पिरिचुअल साइड को लीड करती थी, लेकिन लोग बोलते थे कि ये क्या तमाशा है, वीवर्क एक रियल एस्टेट कंपनी है या कोई कल्ट। अब इन्वेस्टर्स और मीडिया ने एडम का लेविश लाइफस्टाइल पे भी सवाल उठाए। प्राइवेट जेट्स, टकीला शॉट्स इन मीटिंग्स और एक बार तो उसने वीवर्क के एम्प्लॉयज को ऑफिस के अंदर मीट खाना ही बैन करवा दिया एनवायरमेंटल रीजंस के नाम पे। पब्लिक को लगा ये बंदा कंपनी को सीरियसली नहीं ले रहा है और जब आईपीओ का वैल्यूएशन आया तो 47 बिलियन डॉलर से गिर के 10 बिलियन डॉलर्स पर आ गया और ये देखते ही सब शॉक में आ गए। अब तो एनालिस्ट लोगों ने भी बोलना चालू कर दिया था वीवर्क का बिजनेस मॉडल रिस्की है, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, टेक कंपनी नहीं है। और एडम का मैनेजमेंट स्टाइल तो बहुत ही ज्यादा रेड फ्लैग है। अब सितंबर 2019 में वीवर्क का आईपीओ कैंसिल हो गया। इन्वेस्टर्स ने कहा हम नहीं डालेंगे पैसे और वीवर्क के बोर्ड ने एडम न्यूमैन को सीईओ के पोस्ट से हटा दिया। ये एक बड़ा झटका था वीवर्क के लिए। जो बंदा वीवर्क का फेस था उसको ही निकाल दिया गया। अब न्यू सीईओज आए लेकिन कंपनी के लॉसेस कम नहीं हुए और फिर आया कोविड-19। अब 2020 में जब कोविड-19 आया ये था वीवर्क के लिए दूसरा बड़ा झटका। अब कोविड-19 में तो आपको पता ही है कि लोग घर से काम करने लगे थे, ऑफिसेस खाली पड़ गए थे। वीवर्क के 777 लोकेशंस में से बहुत से खाली हो गए और कंपनीज ने अपने लीसेस कैंसिल किए और वीवर्क का रेवेन्यू गिरता चला गया। ऊपर से उनके लॉन्ग टर्म लीसेस का भी बोझ अभी भी था, मतलब 13.3 बिलियन डॉलर्स के लीज ऑब्लिगेशंस थे इनके पास। तो वीवर्क ने कोशिश की सर्वाइव करने की। उन्होंने 66 लोकेशंस बंद किए और 150 से ज्यादा लीसेस रीनिगोशिएट किए, लेकिन लॉसेस इतने बड़े थे कि कुछ भी काम नहीं आया। 2021 में वीवर्क एक एस्पेक डील के थ्रू पब्लिक कंपनी बनी, लेकिन ये भी एक बैंडेड जैसा सोल्यूशन ही था, मतलब टेम्पररी। अब स्टॉक प्राइस जो $600 के करीब था वो गिरकर 84 सेंट्स तक आ गया। हाँ दोस्तों 98% से ज्यादा वैल्यू वाइप आउट हो गई वीवर्क की। अगस्त 2023 में वीवर्क ने कहा हमें डाउट है कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने सारे लीसेस रीनेगोशिएट करेंगे और अंडर परफॉर्मिंग लोकेशंस बंद करेंगे। लेकिन ये सब काफी नहीं था। नवंबर 6, 2023 को वीवर्क ने ऑफिशियली चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल कर दिया विद 18.65 बिलियन डॉलर्स के डेब्ट और 15.06 बिलियन डॉलर के एसेट्स। ये एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा कॉलेप्स था रिसेंट हिस्ट्री में। एडम ने कहा ये देखना डिसअपॉइंटिंग है, मैं बिलीव करता हूं कि राइट स्ट्रेटेजी के साथ वीवर्क वापस आ सकता है। अब एडम न्यूमैन जो कंपनी का पार्ट नहीं था उसने भी कहा कि वो वीवर्क को वापस खरीदना चाहता है, लेकिन क्रेडिटर्स ने उसकी बिड रिजेक्ट कर दी। वीवर्क के सीईओ डेविड टोली ने कहा हम अपना डेप्थ रिड्यूस करेंगे,
लीसेस रीनिगोशिएट करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वीवर्क का खेल खत्म हो गया? लेकिन ऐसा नहीं है। मई 2024 में वीवर्क बैंकरप्सी से बाहर आ गया। उन्होंने $4 बिलियन का डेप्थ एलिमिनेट किया और अपने फ्यूचर रेंट ऑब्लिगेशंस को $12 बिलियन से कम किए। अब कंपनी अब बहुत छोटी है, लेकिन 337 लोकेशंस के साथ अभी भी जिंदा है। यार्डी सिस्टम्स, एक रियल एस्टेट टेक कंपनी, ने 60% स्टेक खरीद लिया वीवर्क का और सॉफ्टबैंक के पास अब 16.5% स्टेक है। मतलब न्यू सीईओ जॉन संटोरा ने कहा अब हम प्रॉफिट के रास्ते पे है। लेकिन दोस्तों ये कहानी सिर्फ वीवर की नहीं है, ये एक लेसन है हर स्टार्टअप के लिए। वीवर का मॉडल रिस्की था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के साथ शॉर्ट टर्म रेवेन्यू का गैम्बल, ऊपर से एडम न्यूमैन का ओवर द टॉप विजन और लेविश स्पेंडिंग ने कंपनी को अनसस्टेनेबल बना दिया। और जब पेंडेमिक ने ऑफिस कल्चर को बदल दिया था तब वीवर के पास सर्वाइव करने का कोई सॉलिड प्लान नहीं था। लेकिन कोवर्किंग का फ्यूचर अभी भी ब्राइट है। कंपनी जैसे IWG और सेरेंडिपिटी लैब्स बोल रहे हैं कि हाइब्रिड वर्क की वजह से कोवर्किंग स्पेसेस की डिमांड बढ़ी है। लोग अब सिटी के सेंटर में नहीं बल्कि सबअर्बन एरियाज में कोवर्किंग स्पेसेस चलाते हैं। वीवर का डाउनफॉल शायद एक वार्निंग है, लेकिन कोवर्किंग इंडस्ट्रीज अभी भी जिंदा है और बढ़ रही है। वीवर का बिजनेस मॉडल के कारण फेलियर था, न कि कोवर्किंग का। अगर आप स्मार्टली ऑपरेट करते हो तो कोवर्किंग अभी भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों वीवर की कहानी आपको क्या सिखाती है कि एक विजन बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक सॉलिड प्लान भी होना चाहिए। कंपनी का करिश्मा और हाइप आपको फंडिंग तो दिला सकता है, लेकिन प्रॉफिट्स के लिए डिसिप्लिन चाहिए और मार्केट के चेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकते। पेंडेमिक ने ये प्रूव कर दिया था। वीवर की कहानी एक बॉलीवुड मूवीज जैसे लगती है, मतलब ड्रामा, इमोशन और एक बड़ा क्लाइमैक्स। एक टाइम पे ये कंपनी दुनिया को बदलने का सपना दिखा रही थी। आज वो एक छोटी लेकिन शायद स्मार्टर कंपनी बनकर उभर रही है। क्या वीवर्क वापस अपना मैजिक क्रिएट कर पाएगा या एक कॉशनरी टेल ही रहेगा? ये तो टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वीवर्क वापस अपनी ग्लोरी डेज में आ पाएंगी या जो कोवर्किंग का जो फ्यूचर है वो किसी और कंपनी के हाथों में चला जाएगा? ये तो मुझे आप कमेंट में ही बताना या फिर फ्यूचर ही बताएगा। चलो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल में जाके और बाकी अदर वीडियोस देख सकते हैं जो कि बिजनेस केस स्टडीज पे रहते हैं और अदर टॉपिक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।